हिंद दोस्तों, एक ऐसा देश जिसने लगभग आधी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हो, या फिर एक ऐसा देश जिसकी पार्लियामेंट को दुनिया की जननी कहा जाता हो, जिस देश ने आज दुनिया के ऊपर इतना राज करके छोड़ दिया, उसी देश को उसी का एक दोस्त आज इस्लामिक कंट्री कह रहा है। उसके ऊपर इतना गलत इल्जाम लगा रहा है जिसको वो देश सहन नहीं कर सकता। दरअसल मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड किंगडम की, यानी कि ब्रिटेन की। ब्रिटेन के ऊपर उसी का एक दोस्त जिसका नाम इसराइल है, उस इसराइल ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। ब्रिटेन को रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक ब्रिटेन कहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और ब्रिटेन की तरफ से बयान क्या आया है, इसराइल की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया है, सारी की सारी चीजें हम समझेंगे। क्या वाकई में ब्रिटेन आज एक मुस्लिम कंट्री बनता जा रहा है, या फिर जो ईरान से तुलना की कि ब्रिटेन का न्यूक्लियर वेपन जो है वो ईरान की तरह एक खतरा है इसराइल के लिए, दुनिया के लिए। तो क्या वाकई में एक खतरा है, या फिर इसराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है वो ब्रिटेन से कोई अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये रहा पूरा ब्रिटेन यूरोप का एक अहम कंट्री, लेकिन ये अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसने ब्रेग्जिट ले लिया 2008 के अंदर, बाहर निकल गया ये। जैसे ये बाहर निकला तो इसको ब्रेग्जिट कहा गया। आप पहले 28 कंट्री हुआ करते थे, अब 27 कंट्री बचे हुए हैं। तो यूरोपियन यूनियन से इसका बाहर निकलना ब्रेग्जिट कहलाया, और यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री बताया जाता। इसने लगभग दुनिया के 57 से 58 कंट्रियों के ऊपर राज किया था। अब इतने कंट्रियों के ऊपर राज करने के बाद आज ब्रिटेन की यह हालत है कि उसको कोई भी आकर के कुछ भी कह जा रहा है। इसराइल जिसको बनाने में ही ब्रिटेन का हाथ था, आज उसी इसराइल की तरफ से ये बयान निकल कर आया। ये बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा इस तरह का इल्जाम लगाना ब्रिटेन से बर्दाश्त नहीं हुआ। ब्रिटेन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस कर दिए। ब्रिटेन ने इस तरह की फॉरेन पॉलिसी बदल दी कि वो इसराइल को मदद ही नहीं कर रहा, अब इसराइल की वो हेल्प नहीं कर रहा। ये चीज बेंजामिन नेतन्याहू को अच्छी नहीं लग रही कि जो दोस्त हमेशा से हमारे साथ खड़ा हुआ था, आज वो हमारे द्वारा लिए गए निर्णय को गलत बता रहा है। ब्रिटेन इनके निर्णय को गलत बता रहा है। अब यही चीज इसराइल को अच्छी नहीं लग रही, तो इसराइल की तरफ से बातों के जरिए ब्रिटेन को उलझाने की कोशिशें की जा रही, ब्रिटेन को गलत साबित करने की कोशिशें की जा रही। अब ये कूटनीतिक तरीका बेंजामिन नेतन्याहू का क्या इसराइल के ऊपर हेवी पड़ेगा, या फिर ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जो फॉरेन पॉलिसी इसराइल के प्रति बदली है, उस फॉरेन पॉलिसी को चेंजेस करेगा, खुद के प्रति वापस सॉफ्ट बनवाएगा? क्या ये सब कुछ होगा, जरा उसके बारे में भी देखते हैं। दरअसल होता क्या है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो एक पॉडकास्ट कर रहे थे, मिलिट्री का पॉडकास्ट चल रहा था इसराइल की तरफ से। उस पॉडकास्ट के करते समय उन्होंने ब्रिटिश मीडिया के बारे में चर्चा की, और उन्होंने चर्चा करते हुए जो विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे उस समय के प्रधानमंत्री 1967 के समय में, उनके जो बेटे थे जिनका नाम रेडोल्फ चर्चिल है, उनके बारे में काफी ज्यादा तारीफें की। उनकी तारीफ करते हुए कहा कि 1967 के समय पे जब 6 डे वार हुआ था इसराइल का, जिसमें जॉर्डन, लेबनान, ईरान, ये जो सारे के सारे कंट्री थे, मिस्र वगैरह इसराइल से लड़ रहे थे, उस युद्ध में सबसे ज्यादा अगर अच्छे तरीके से किसी ने रिपोर्टिंग की थी तो वो ये थे रेडोल्फ चर्चिल। इनकी बेबाक इसराइल के समर्थन में पत्रकारिता की गई थी, पॉजिटिव कवरेज की थी इसराइल के लिए। उस पॉजिटिव कवरेज की काफी ज्यादा इनके द्वारा तारीफें की गई। बेंजामिन नेतन्याहू ने तारीफें करते हुए कहा कि उनके जैसा समर्थन या उनके जैसा मीडिया कवरेज अब इसराइल का ब्रिटेन के अंदर नहीं है, यानी कि ब्रिटेन उतना ज्यादा समर्थक नहीं रहा अब इसराइल का। इस तरह की बातें इनके द्वारा कही गई। इन्होंने क्या कहा, अब जरा आप देखिए। एज एन एग्जाम्पल, नेतन्याहू पॉइंटेड टू ब्रिटिश राइटर रेडोल्फ चर्चिल, जो कि विंस्टन चर्चिल के बेटे थे, हु ही प्रेज्ड फॉर हिज पॉजिटिव कवरेज ऑफ इसराइल ड्यूरिंग 1967 6 डे वार। इसीलिए इन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कह दिया, क्योंकि अब ब्रिटेन के अंदर जो रिफ्यूजीज है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर काफी ज्यादा जो रिफ्यूजीज है वो आ रहे हैं, और बाहर से जो आ रहे इमिग्रेशन है, उसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर बदलता हुआ जो धार्मिक परिवर्तन है, जिसके बारे में इसराइल की तरफ से ये सब कुछ कहा गया। इसीलिए उनका कहना है कि अब ब्रिटेन हमारा उतना ज्यादा समर्थक नहीं रहा। और एक व्यंग करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा यूके के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि यूके इज फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक टू गेट ए न्यूक्लियर वेपन। मतलब इनका कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान वो कंट्री नहीं है जिसने पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया। अगर यूं बात कही जाए कि पहला इस्लामिक कंट्री कौन है जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाया, तो वो ही यूके। इस तरह की बातें इनके द्वारा कही गई। मतलब सीधे सीधे कह दिया कि अब यूके एक इस्लामिक कंट्री बन चुका है।
जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। अगर देखा जाए तो पहला न्यूक्लियर वेपन रखने वाला इस्लामिक कंट्री भी ब्रिटेन ही है। इस तरह की बातें इनके द्वारा कही गई। अब इस तरह की बातें कही गई, क्या ये पहली बार था या ऐसा पहले भी कहा जा चुका था? तो 2024 के समय, इलेक्शन के समय पे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है, उनके द्वारा भी इस तरह की बातें कही गई थी। इनका कहना था कि जो ब्रिटेन की इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत बेकार है। ब्रिटेन की इमिग्रेशन पॉलिसी के वजह से ब्रिटेन के अंदर काफी ज्यादा जो एशिया से आने वाले माइग्रेंट्स हैं वो आ रहे हैं, जिससे ब्रिटेन के अंदर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और ब्रिटेन की जो ओरिजिनल जनसंख्या हुआ करती थी, ओरिजिनल धर्म हुआ करता था, वो घटता जा रहा है, जिस वजह से आज ब्रिटेन कहीं ना कहीं इस्लाम की ओर बढ़ता जा रहा है। अब ये चीज शुरुआत इन्होंने ही कर दी थी, जेडी वेंस के द्वारा। इसीलिए जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने आज ये चीज कही, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का दिमाग नहीं था ये पहले से दिमाग चला आ रहा था अमेरिका की तरफ से। इसीलिए आज ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आई है। अब देखते ये है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे ब्रिटेन के, ब्रिटेन इनका इतना अच्छा मित्र हुआ करता था, उसके बारे में एक संप्रभु राष्ट्र दूसरे संप्रभु राष्ट्र के बारे में इस तरह की बातें कैसे कह सकता है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है, या जो बेंजामिन नेतन्याहू ने बातें कही है उसका कोई निराधार भी है, या फिर यूं ही हवा में तीर चलाया है? उसके बारे में अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो पता चलता है ब्रिटेन की आधिकारिक ऑफिस फॉर नेशन स्टेटिस, जिसके द्वारा 2021 की जनगणना की गई, उसके अनुसार बताया गया था कि ईसाई की आबादी पहली बार घट करके 50% से कम हुई है, जो कि लगभग 46% रह गई है। ये बात तो सच है, ब्रिटेन के अंदर ईसाइयों की जनसंख्या घट रही है, जो कि लगभग पहले 50 से ऊपर हुआ करती थी, अब 46% पर आ गई। लेकिन उसके बाद में जो कोई धर्म नहीं मानता है, जो नास्तिक है, उनकी जनसंख्या 37.2% है। जो देखा जाए तो लगभग 2.2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। और अगर मुस्लिमों की देखी जाए तो सिर्फ 6.5%, यानी कि लगभग 39 से 40 लाख के आसपास लोग मुस्लिम जो है ब्रिटेन के अंदर निवास कर रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो ब्रिटेन के अंदर मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक आबादी है। अब जो बेंजामिन नेतन्याहू ने ये तीर चलाया है ये तो निरर्थक हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कही गई ये बात गलत साबित हो गई। लेकिन अब क्या ये बात गलत साबित हुई है या फिर ये यूं ही चलाई गई है? एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है जिसे प्यू रिसर्च सेंटर कहा जाता है। इस रिसर्च सेंटर की अगर बात मानी जाए तो इसका कहना है कि ब्रिटेन के अंदर अगर इसी तरह से ही पॉपुलेशन बढ़ती रही इस्लाम की, तो भी 2050 तक, आने वाले 30 सालों के बाद भी, 3 दशक में भी सिर्फ ये 17% तक ही पहुंच पाएंगे, यानी कि रहेंगे अल्पसंख्यक ही। ब्रिटेन के अंदर मुस्लिमों की जो आबादी है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो बात कही गई है वो एक इल्जाम है ब्रिटेन के ऊपर। और ब्रिटेन के जो की स्टार है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इजराइल हमारे ऊपर बेबुनियादी इस तरह के बयान छोड़ रहा है। अब क्यों छोड़ रहा है इजराइल, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन रहा है। उस रीजन की भी बातें करेंगे। देखिए, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सबसे पहले की लोकतांत्रिक पार्लियामेंट भी कही जा सकती है। अगर देखा जाए तो ब्रिटेन ने दुनिया के ऊपर जो राज किया, जहां जहां से ब्रिटेन निकल कर गया, उस कंट्री के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही अपनाया गया। हमारे इंडिया के अंदर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपना लिया हमने। लेकिन ब्रिटिश के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। हमने हमारी पार्लियामेंट में गणराज्य बनाया और ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। गणराज्य का मतलब यह है कि जो राज्य का प्रमुख है वो चुना जाए, उसका चुनाव हो। हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है, इसलिए हमें एक गणराज्य है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर उनका चुनाव नहीं होता है, राजशाही चली आ रही, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कहा जाता है, संवैधानिक राजतंत्र। अब यही चला आ रहा है ब्रिटेन के अंदर। अब यही जो चला आ रहा है, इसीलिए ब्रिटेन जो है गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन के अंदर राजा रानी का ही शासन है और आज भी उन्हीं का शासन चला आ रहा है, सबसे बड़े। लेकिन जो दूसरे नंबर पर आती है पार्लियामेंट, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका चुनाव होता है, इसीलिए ये लोकतांत्रिक भी है। भारत ने जो अच्छी चीजें थी वो इनकी अपना ली। इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो एमसीबी है, जिसे मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है, इसकी तरफ से कहा गया है जो इजराइल ने हमारे ऊपर आर्ग्यूज किए हैं, जो इजराइल ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं, वो पूरी तरह से गलत है। इजराइल हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम सिर्फ कहीं ना कहीं मजाक के तौर पर लगा रहा है। इजराइल की ये जो बातें हैं वो सिर्फ एक हास्यास्पद की तरह ही रह जाने वाली है, हंसी का पात्र बनने वाली है। इस तरह की जो बातें हैं वो इनके द्वारा की गई है। तो अब सवाल ये कि जो ये दोनों देश थे जिनके बीच में अच्छी मित्रता हुआ करती थी, इजराइल का अगर देखा जाए कि जो आधार है, जो आधारशिला रखी गई थी, वो रखी गई थी ब्रिटेन की तरफ से ही, तो आज ब्रिटेन इतना गलत कैसे हो गया? इजराइल और ब्रिटेन के बीच में ये दुश्मनी, जो कड़वाहट है, वो कैसे आ गई?
तो इसके पीछे रीजन है ब्रिटेन की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी। हाँ, ब्रिटेन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ इस तरह के चेंजेस किए हैं जो इसराइल को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, जिसमें पहला चेंजेस है हथियार की सप्लाई। ब्रिटेन ने अब हथियार की सप्लाई रोक दी है। कुछ जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए हैं जो इसराइल की ओर जाते थे। इसराइल को जो हथियार मिल रहे थे उन हथियारों को अब रोका गया है, क्योंकि ब्रिटेन का मानना है कि इसराइल बिना वजह ही ये युद्ध में इन्वॉल्व हो चुका है, बिना वजह ही गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर अटैक कर रहा है। इस तरह के काम इसराइल के द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए अभी हम इसराइल का जो हथियार सप्लाई है वो रोक रहे हैं। इस तरह के काम किए गए ब्रिटेन के द्वारा। दूसरा, ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अपना रुख बदला है। अब ब्रिटेन ने किया है जो फिलिस्तीन और गाजा है उनके पक्ष में कुछ ना कुछ बातें बोलने लगा है। जो इसराइल है वो क्या चाहता है, वेस्ट बैंक के आसपास में यहूदी बस्तियां बसा रहा है, जिसका विरोध किया है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इसराइल के द्वारा ये जो चीजें की जा रही है ये गलत है, इसराइल इस तरह के काम नहीं कर सकता। अगर इस तरह के काम करेगा इसराइल तो हम इसराइल के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, हम गाजा के सपोर्ट में चले जाएंगे, हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में चले जाएंगे। इस तरह के काम ब्रिटेन के द्वारा किए जा रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये नीति जो है गलत लग रही है इसराइल को। इसीलिए इसराइल बातों के जरिए ब्रिटेन को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया है, ब्रिटेन और इसराइल के बीच में एक एफटीए साइन होने वाला था, उस एफटीए की बातों को बीच में रोक दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन उस एफटीए को साइन ही नहीं कर रहा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होने वाला था जिससे इसराइल को काफी ज्यादा इकोनॉमिकली फायदा मिलने वाला था, वो फायदा रुक चुका है। तो इसराइल एक तो ईरान के साथ गोर में उलझा हुआ, जिससे इसराइल का इकोनॉमी काफी ज्यादा नीचे जा रही है। दूसरा, जो थोड़ा बहुत फायदा मिलने वाला था ब्रिटेन की तरफ से वो फायदा भी रुक चुका है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इसराइल को हर्ट कर रही है, इसीलिए इसराइल अपने पुराने दोस्त को इस तरह की चीजें कहने में लगा हुआ है। आखिरकार इसराइल का जो नींव है वो रखी गई थी 1917 में। 1917 में जो आर्थर जेम्स बेल्फोर हुआ करते थे प्रधानमंत्री और जो विदेश मंत्री भी रहे हैं, तो इनके द्वारा एक पत्र निकाला जाता है कि यहूदियों को फिलिस्तीन के अंदर एक खुद का राष्ट्रीय घर दिया जाएगा। अब ये राष्ट्रीय घर देने के लिए इन्होंने पहली बार बेल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसे 1917 में जारी किया गया था, और इसी के जरिए फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों को जो है जगह दी गई थी, जिसके बाद यहूदियों ने अपना घर वहां पे बनाया। और आज देखा जाए तो फिलिस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक में सिमट कर रह गया और पूरा का पूरा इसराइल बन चुका है। इसराइल इतना आगे गया कहीं ना कहीं ब्रिटेन के सपोर्ट से, अमेरिका के सपोर्ट से, और आज यही ब्रिटेन और इसराइल के बीच में दरारें साबित हो गई है, दरारें पड़ चुकी है। अब ये दरारें कहां तक जाती है, कितना इनके बीच दुश्मनी होती है, क्या ये फिर से कभी दोस्त बन पाते हैं, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।